हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस विजन का, इकोनॉमिक्स का जो हमारा पार्ट चल रहा है उसका 7th पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ लोन लॉस प्रोविजंस। होपफुली आपने पिछले सारे लेसन्स रिवाइज कर लिए होंगे। गाइस नहीं किए हैं तो प्लीज़ डू इट, क्योंकि हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, आपके मेंस पर्सपेक्टिव, इवन आपके इंटरव्यूज़ के लिए भी एक इंटीग्रेटेड आप ये देखो, करंट अफेयर्स हमेशा इंटीग्रेटेड होते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से करते चले जाओ। अच्छा, लोन लॉस प्रोविजंस होता क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा, इसकी ज़रूरत क्या है, वो सब आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, आरबीआई ने ना एक डिस्कशन पेपर को फ्लोट करवाया, ताकि क्या हो, क्या मूव कराने के लिए कि जो एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच है या एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेसिकली है, उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले समझो व्हाट इज़ लोन लॉस प्रोविजंस। तो देखो, ये कह रहा है कि टू टेक पोटेंशियल लोन डिफॉल्ट्स इनटू अकाउंट, अगर हम पोटेंशियल लोन डिफॉल्ट्स को अकाउंट में लें तो बैंक सेट असाइड अ प्रपोर्शन ऑफ द लोन, जिसको हम लोन लॉस प्रोविजंस कहते हैं। बैंक्स क्या करते हैं, ऐसे पोर्शन को या ऐसे प्रपोर्शन को लोन के जो उनको लग रहा है कि पोटेंशियल लोन डिफॉल्ट बन सकता है ना, उसको हम लोन लॉस प्रोविजन में डाल देते हैं। यानी कि लोन लॉस प्रोविजंस LLPs, इसीलिए इसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस इसको हम कहते हैं। इसको असाइड रखा जाता है बैंक में, ताकि वो लोन लॉसेस को आइदर कंप्लीटली या पार्शली कवर कर पाए। सभी लोन्स को इम्पेयर नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट टूल है LLPs का, जिसको यूज़ किया जाता है ताकि एक्सपेक्टेड लॉसेस को मिटिगेट किया जा सके। अब समझो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। एसेंशियल ये इसलिए है ताकि ये एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग प्रैक्टिस। इंटरनल इंश्योरेंस फंड क्रिएट करता है, ये प्रूडेंशियल सुपरविजन करता है, फाइनेंशियल हेल्थ को ध्यान में रखता है, इंप्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम को, बैंक के फेलियर्स को रोकने की कोशिश करता है। इसमें आपने एक टर्म पढ़ी, मार्क टू मार्केट। इसका मतलब है फेयर वैल्यू निकालना, मेजर करना कि इसको अगर ओवर टाइम अगर फ्लक्चुएट करा तो इस एसेट एंड लायबिलिटी की क्या वैल्यू होगी। तो आप समझ रहे हो, एक तरह से इंटरनल इंश्योरेंस फंड कंपनी को देना। अब बैंक अपने आप को देता है कि लोन डिफॉल्ट अगर होता है तो क्या, प्रूडेंशियल सुपरविजन, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए लोन लॉस प्रोविजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब समझो अप्रोचेस क्या होती हैं लोन को, जो भी आपके ये प्रोविजंस हैं उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो लोन लॉस प्रोविजंस है, उसका फैक्टर जो है वो नंबर ऑफ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है बैंक लॉस हिस्ट्री एंड इंटरनल रेटिंग्स पे देखने की ज़रूरत है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस दूसरे बैंक्स का, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है इस वक्त, एक्सपेक्टेड आपका कितने लेवल ऑफ सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ द बैंक ज़रूरत है, ये सारा ज़रूरत है गाइस जब भी हम अपने LLPs के फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे। तो पहली चीज़ है करंट अप्रोच की। करंट अप्रोच का मतलब है कि प्रेजेंटली इन इंडिया बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक लोन लॉस प्रोविजन, जो कि इनकर्ड लॉस अप्रोच से हम निकाल सकते हैं। यानी कि प्रो साइक्लिकल प्रूडेंशियल रिजाइम है, जिसमें बैंक को क्या चाहिए कि वो लॉसेस दे, प्रोवाइड करे जो भी अक्कर होते हैं। समझ में आ रहा है करंट अप्रोच में क्या कह रहा है। करंट अप्रोच में बोल रहा है कि प्रेजेंटली इंडिया को चाहिए कि वो बैंक्स जो भी लोन लॉस प्रोविजंस में आ रहे हैं, इनका लॉस अप्रोच को देखते हुए वो काम करें, प्रो साइक्लिकल होके चेक करें कि भाई कितना लोन है, कितना डिटोरेट हो रहा है, कौन नॉन परफॉर्मिंग, ये चेक करा जाए। गैस बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर आपने चेक नहीं करा कि कितना लोन लॉस हो सकता है, उसको आपने पीरियोडिकली नहीं देखा, तो बहुत बैड बैंक बनने में टाइम नहीं लगेगा। लो LLPs फ्रॉम बैंक्स इन इकोनॉमिक अपस्विंग पीरियड ड्यू टू लो इनकर्ड लॉसेस, अंडर एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट एंड इंक्रीज, ये सारे के सारे बैंक इम्पोज रिस्ट्रिक्टिव रूल्स इन द लैंडिंग एक्टिविटीज। ताकि बहुत ज़रूरत क्यों, समझ में आ रही है आपको इसकी ज़रूरत क्या है। आप अंडर एस्टिमेट द कॉस्ट और पूरा उसको अंडर एस्टिमेट करो, स्टैंडर्ड निकालो, रिस्ट्रिक्ट करो इफ इट इज़ नॉट इंसेंटिवाइजिंग यू द लोन ग्रोथ, ये सब करना पड़ेगा। तो क्योंकि देखो यार, बैंक का पैसा क्या है, व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द बैंक, लोन इज द इनकम ऑफ द बैंक। तो उसको अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिटोरिएट तरीके से चले जा रहे हो। तो अकाउंटिंग रेफरेंस लेने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम और स्टैंडर्ड को एक्सेप्ट और प्रमोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद प्रपोज्ड अप्रोच क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोचेस, काउंटर साइक्लिकल या डायनेमिक फॉरवर्ड लुकिंग फ्रेमवर्क, ताकि वो ऐसे डिज़ाइन किए जाएं कि वो प्रोविजंस को, रिजर्व्स को बिल्डअप कर पाएँ ड्यूरिंग द गुड इकोनॉमिक टाइम्स, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि इट हैज़ अ स्मूदनिंग इफेक्ट एट द इंडिविजुअल बैंक लेवल और आपके ओवरऑल बिजनेस साइकिल में भी, ताकि सिस्टमैटिक इश्यूज आपके बच पाएँ। अब प्रपोज्ड फ्रेमवर्क क्या है ऑन LLP अंडर द ECL रिजाइम? तो कह रहा है पहला प्रपोजल है टू अडॉप्ट फ्रॉम अप्रैल 2018, बट वॉज डेफर्ड भी इसको किया गया है, कुछ गाइडलाइंस इसमें ली गई हैं। तो कह रहा है कि IFRS क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो आपको पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में, इवेंट के बारे में, कब रिपोर्ट हुआ, वो सारी डिटेल आपको देता है। तो बैंक्स को क्लासीफाई करना है, फाइनेंशियल एसेट कैटेगरी 1, 2, 3 बनाओ, क्या कितना असेस्ट करो, क्रेडिट लॉस कितना होने वाला है, इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करा जाए, रिपोर्टिंग डेट कब थी, ये सारे के सारे स्टेजेस आपको यहाँ पर लिख के दिए हुए हैं। कि सबसे पहले स्टेज में नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, पता चल गया जी। अच्छा, आगे लो क्रेडिट रिस्क है, 12 मंथ में एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो सकता है या नहीं, चेक करो। लाइफ टाइम का सेकंड स्टेज पे आ जाओ, लाइफ एक्सपेक्टेंट है या इंटरेस्ट रेवेन्यू कैलकुलेट कितना आ रहा है, फाइनेंशियल एसेट का ऑब्जेक्टिव क्या था, इंपेयरमेंट रिपोर्टिंग डेट कब आई, ये सारा आपको चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बैंक से सब काम करेंगे। तो बैंक्स कैन डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट देयर ओन मॉडल्स, कैसे कैसे उनको लॉस प्रोविजंस को एस्टिमेट करना है। जितने भी आपके रीजनल रूरल बैंक हैं, स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनको भी आउट ऑफ द फ्रेमवर्क आर प्रपोज टू बी केप्ट आउट ऑफ द फ्रेमवर्क करा जाए, ऐसा बोला जाता था यहाँ पर। फिर पोटेंशियल आपके बेनिफिट्स, कंसर्न्स क्या हैं? देखो बेनिफिट तो ठीक है आपका हो गया भाई, इन्हांस करना बैंक इंसॉल्वेंसी को, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और रेजिलिएंट बैंकिंग को आगे तैयार करना, हाई इम्पैक्ट देता है ये आपके बैंक के कैपिटल को, बिजनेस साइकिल डेवलपमेंट लाइक दैट। अब स्टेप्स क्या है जिससे ये कंसर्न्स गाइस खत्म हो? क्योंकि अभी तक तो आपको ये सब समझ आ गया होगा कैसे कैसे। तो ये कह रहा है कि RBI टू इशू ब्रॉड गाइडलाइंस, बहुत ज़रूरत है। डिटेल्ड एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्रेडिट रिस्क मॉडल कैसा तैयार होना चाहिए। तो RBI को बहुत ज़रूरी है एज अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एज अ रेगुलेटरी बैंक का, सबको वो रेगुलेट करता है, तो ये क्रेडिट रिस्क मॉडल उसको डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सभी बैंक उस पर चल के बैड बैंक से बच पाएँ। ठीक है, प्रपोज ECL मॉडल करने की ज़रूरत है, कंप्लायंस तैयार करें, प्रॉपर बैक टेस्टिंग करें, इंटरनल वैलिडेशंस करें। RBI टू स्पेसिफाई फ्लोर, मिनिमम प्रोविजंस कितना होना चाहिए हर स्टेज पे, ये स्पेसिफाई करे कि कितना लॉस किस समय अलाउड है और कितना हमें रखना ही चाहिए प्रोविजन। सफिशेंट टाइम के इम्प्लीमेंट करने का इसको चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए। बैंक्स के पास ऑप्शन होना चाहिए फेज आउट करने का, ताकि वो इंक्रीज़ कर पाएँ प्रोविजंस को, जैसे टायर 1 कैपिटल में कॉमन इक्विटी को लेके मैक्सिमम टाइम पीरियड देखकर। इससे क्या होगा, ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा। समझ रहे हो, ये सब स्टेप उठाने की इमीडिएट बेसिस पे ज़रूरत है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो वर्किंग ऑफ ARCs के बारे में बता रहा है, कह रहा है देखो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड थी, उसने पहला स्ट्रेस्ड एसेट एक्वायर किया। ठीक है, कहाँ से एक्वायर किया? JP इंफ्राटेक फ्रॉम लेंडर्स। तो अब NARCL या बैड बैंक क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है गाइस, आइसोलेट करता है रिस्की एसेट्स को जो भी बैंक लेके चल रहा है सेपरेट एंटाइटी फॉर्म में। अगर इसका लार्ज वैल्यू है, अकाउंट 500 करोड़ के अराउंड है, ओवर है या उससे, तो फिर उसको कैसे फ्रॉम बैंक एंड टोटल एसेट कितना अराउंड कितना चल रहा है, स्ट्रेस एसेट्स कितना है, तो ये सब। अब सिग्निफिकेंस क्या है बैड बैंक्स का? तो कह रहा है सिग्निफिकेंस है ये NPA रिड्यूस करता है बैंक की। बैड बैंक अगर आपने बना दिया है तो नेट प्रॉफिट जो आपके एसेट्स हैं वो जो आपको कर रहे हैं रिड्यूस होगा वो। दूसरा, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इंसॉल्वेंसी आपका ठीक होगा। रिकवरी, प्रमोट कंपटीशन बढ़ाएगा ही, MSMEs लेवल को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा ही। तो सारे के सारे सिस्टम को ठीक करने की गाइस बेहद ज़रूरत है। आगे के टॉपिक के लिए गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू आर लाइकिंग ऑल द लेसन्स, है ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज चैप्टर्स, रिलेटेड टू एनी क्वेरी रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स टॉपिक, you can ask me in the comment box. ठीक है, and thank you so much. Keep subscribing, keep loving us.